हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए साइंस पे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके ये एनटीपीसी में भी काम आने वाला है और एएलपी तुम में तो काम आने वाला है क्योंकि उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड ड्यू टू द applications of force on it, calculate the magnitude of force in Newton। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है, डेटा जब भी न्यूमेरिकल आए पहले डेटा कलेक्ट कर लीजिए। मास दिया हुआ है 3 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर के 20 मीटर पर सेकेंड होना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 और फाइनल वेलोसिटी 20। ठीक है, तो एक हो जाएगा u और एक हो जाएगा v। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, यानी एक्सेलरेशन इन डेटा को कलेक्ट करके हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, वहीं से निकालेंगे हम लोग, या फिर a बराबर जो होता है v माइनस यू बटे टी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी 10 में से 20 में से 10 चला गया तो 10 बचेगा बाई 15 टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें फिर फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 3 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन जो है वो 2 दिया हुआ है, इसलिए 6 न्यूटन हो जाएगा। बहुत बार आपके साथ क्या होगा, यूनिट के साथ खेल लेगा वो। तो मास जो होता है, मास का जो ऐसा यूनिट वो kg होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे kg नहीं दे करके ग्राम में दिया हुआ रहता तो उसको भी चेक करना रहता, उसको भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए 3 रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 9 ओम 4 ओम 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के केस में क्या होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी बाई में लिखना है। ठीक है सबको, तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे 1/9 1/4 1/12, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग आएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/36, यानी 1 अपॉन आर का वैल्यू 16/36। अगर आर का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा 36/16। ठीक है, इसको 4 से काटिए, तो 4 से कटेगा तो 4 चौक 16 और 4 नमक 36, यानी 9/4। 9/4 का वैल्यू 2.2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला, विच मिरर हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ। कौन से मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कनकेव, प्लेन मिरर, बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव, या कन्वेक्स, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन समझते हैं मिरर के लिए। ठीक है, साइन मिरर के लिए जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड पड़ेंगी, मिरर से अगर लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। जैसे कि फोकल लेंथ यहाँ पे पड़ रहा है तो नेगेटिव होगा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पड़ रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, कनकेव के लिए। ठीक है, इसी तरह से बात करें, अगर मिरर के इस साइड पर रहा है तो मिरर के राइट साइड पर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है, मिरर के राइट साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। ठीक है, अब फोकल लेंथ का क्या है, फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, तो सेंटर, ये अगर पूरा स्फीयर बना देते हैं हम लोग, स्फीयर बना देते तो स्फीयर का सेंटर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोकल लेंथ, कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव के केस में जो है फोकल लेंथ वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था हम लोगों को क्या, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, what is the heat generated in a heating element of resistance 100 ohm when current of 0.1 ampere passes through it for 25 सेकेंड। हीट जनरेट कितना होगा, अगर 1000 ओम रेजिस्टेंस है, करंट दिया हुआ 0.5 एम्पियर और 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ, तो हीट जनरेटर कितना क्या होगा। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो हीट जनरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²RT। ठीक है, I²RT, आई दिया हुआ है बिल्कुल, करंट वो 0.1, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, टी भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा I²RT। तो यहाँ से निकल जाएगा 250 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द गैस लॉ गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ या डाल्टन्स लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन बतलाता है वो कौन सा लॉ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
अच्छा ये पे बोला है वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बता रहा है, मतलब जो टी है टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं करा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से लॉ पे होता है? बॉयल्स लॉ में होता है। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो होता है पी बी बराबर एन आर टी। पी भी बराबर एन आर टी होता है। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, एन तो कांस्टेंट ही है, आर भी कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा वो इन्वर्सली टू द प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यही कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नाइदर देम इज करेक्ट। ठीक है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ 2 ही मार्क के आ जाएंगे, सेकंड वाला करेक्ट यानी कि बी नंबर ऑप्शन। लेकिन सुनिएगा, कोई सोच नहीं सकता है कि मैंने जल्दी अगर नहीं पढ़ा होगा डेप्थ में, तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ सोप के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अब अचार को प्रिजर्व रखने के लिए तो यूज़ होता ही है, माने अचार को बचा करके रखने के लिए, ठीक है, कि ख़राब ना हो जाए, उसके लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सोप का मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। गिवन दैट द वेट ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ ओजोन? ठीक है, तो बोला गया कि 1 मोल एटम ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16 ग्राम है। तो बताइए मोलिकुलर वेट जो कि ओजोन का जो है मोलिकुलर वेट कितना हो? ठीक है, तो देखिए ओजोन एक्चुअली होता 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बनता है ओजोन। ठीक है, ओजोन का जो फार्मूला है वो O3 है, यानी कि ऑक्सीजन का 3 एटम मिलेगा तो बनेगा ओजोन। ठीक है, तो एक एटम का जो वेट है वो है 16 ग्राम, तो 3 एटम का कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। ठीक है। ठीक है, अगला, when a metal X is placed in blue vitriol solution, it changes blue color solution into green and red brown coating of metal Y is formed on metal X. Metal X and Y are iron copper, copper iron, zinc copper या फिर iron zinc। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बोला है कि मेटल एक्स है उसको प्लेस कर रहे हैं ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसको ब्लू विट्रोल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी कोई मेटल है उसको उसमें कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं तो उसका कलर जो है इट चेंजेस इनटू ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर सोल्यूशन इनटू ग्रीन कलर, इट चेंजेस ब्लू कलर। अच्छा, ब्लू कलर सोल्यूशन से ग्रीन कलर में चेंजेस हो रहा है एंड रेड ब्राउन कोटिंग आ जा रहा है ऑफ मेटल वाई। ठीक है, मेटल एक्स पे मेटल वाई का रेड ब्राउन कोटिंग आ जाता है, तो वो मेटल एक्स और वाई कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन और कॉपर। ठीक है, मेटल जो है वो आयरन है और ब्लू विट्रोल सोल्यूशन जो है वो है कॉपर सल्फेट, मैंने जैसे कहा। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी आयरन का ज़्यादा होता है, तो आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने कहा कि एक रेड ब्राउन टाइप का कोटिंग चढ़ जाएगा किस पे? मेटल वाई पे। ठीक है, तो मेटल वाई कौन सा था? कॉपर था, और मेटल एक्स कौन सा था? हमारा आयरन था। ठीक है, ए सेफ्टी सीट बेल्ट इन कार exert a force on our body to facilitate some kind of backward motion, make our forward motion faster, rule out any kind of backward motion या make our forward motion slower। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, हम लोग जो सीट बेल्ट बांधते हैं तो सीट बेल्ट जो है हम लोग को किधर फोर्स लगाने में हेल्प करता है ना, या किधर फोर्स लगाता है? ठीक है, तो सेफ्टी सीट बेल्ट जो लगाते हैं हम लोग, वो हम लोग को किस टाइम पे? मेक आवर फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, ताकि जब गाड़ी चल रही होती है अचानक जब ब्रेक मारते हैं हम लोग,
ठीक है। तो क्योंकि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत हम लोग आगे हमारा बॉडी जो है वो आगे मूवमेंट करेगा अचानक ब्रेक मारने से, ब्रेक दबाने से। ठीक है। तो ये जो है सीट बेल्ट जो है, सेफ्टी सीट बेल्ट, हम लोग का जो फॉरवर्ड मोशन है उसको स्लोअर करता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। द ब्रेन इंटरप्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड कॉल्ड वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, पिच या ऑसिलेशन। ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन इंटरप्रेट करता है फ्रीक्वेंसी को, उस साउंड के फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिच। ठीक है। पिच का मतलब होता है आवाज़ का पतलापन या मोटापन। तो वो डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही, मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे ही वेरी करता है तो क्या चीज़ वेरी करता है? पिच वेरी करता है, यानी कि आवाज़ का पतलापन और मोटापन वेरी होता है। ठीक है। तो इससे हम लोग को साउंड को इंटरप्रेट करने में, ब्रेन को इंटरप्रेट करने में, ब्रेन को साउंड को इंटरप्रेट करने में आसानी होती है। ठीक है। A person clapped his hand near a cliff and heard echo after 6 seconds. The distance of the cliff from the person is, वेलोसिटी दिया हुआ 346 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन कितना होगा? ठीक है। तो देखिएगा, जब भी कोई आदमी क्लैप करता है या ये करता है, ठीक है ना, इको प्रोड्यूस करता है, तो एक क्या होता है, पहले साउंड जाता है फिर वापस आता है, तब जाके हम लोग को इको सुनाई देता है, यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि साउंड आ रहा है फिर साउंड पहले जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तभी तो इको सुनाई दे रहा है हम लोग को। ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितना दिया हुआ था? 346, और टाइम कितना लग रहा था? 6 सेकंड। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर 6 सेकंड की जगह 6 मिनट हो जाता तो इसको कन्वर्ट करना रहता हम लोग को। ठीक है। तो हम लोग जो निकाले यहाँ से 2D बराबर, क्योंकि डिस्टेंस आने और जाने का है। ठीक है। 2D बराबर 2076 है, लेकिन हम लोग को तो क्या उन दोनों आने और जाने का डिस्टेंस नहीं निकालना है, सिर्फ आदमी के बीच में, आदमी से लेकर के दीवार के बीच में जो है या क्लिफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे को पता करना है। जबकि हम लोग कितना लगा रहे हैं? 2 बार डिस्टेंस को मेज़र कर दे रहे हैं, तो इसलिए 2 बार मेज़र किए तो 2076 आया, एक बार मेज़र करेंगे तो 1038 आएगा। ठीक है। हु कॉइंड द वर्ड एटम? एटम को किसने कॉइन किया था? इसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। ठीक है। टिमोक्रिटस, थॉमसन, ई रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन? ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है डाल्टन मार के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा एटम को किसने कॉइन किया था, एटम जो नाम पड़ा ये किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डिमोक्रिटस। ठीक है। डिमोक्रिटस इसने ही नाम दिया था, जबकि जॉन डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है। एटम्स से रिलेटेड जो थ्योरीज है उसको दिया था। उसको क्या क्या दिया था डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी बात करें थॉमसन की, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी दिया था। ठीक है। अब ये बोला था डाल्टन जो है वो बोला था कि एटम का मतलब ये है कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते और कट भी नहीं कर सकते। ठीक है। और इसको जो है हम लोग फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है। एटम के बारे में, मतलब एटम के बारे में कंसेप्ट दिया था, जबकि एटम जो टर्म है वो डेमोक्रिटस ने दिया था। Which of the following is not explained by the Dalton's atomic theory? Law of conservation of mass, law of constant composition, presence of different kind of subatomic particles in the atom, या law of multiple proportion? क्या कौन सा जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा या डाल्टन्स के द्वारा? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम, इन एन एटम।
ठीक है। इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया था कि एटम जो है, एटम को तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इन्होंने कहा था, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है सराउंड में घूमते रहते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके बारे में कोई भी सब एटॉमिक, इसी को सब एटॉमिक बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जो है इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ इनका क्या हो जाएगा, यही चीज़ इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताया था इन्होंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में बताया था, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका। ठीक है, क्योंकि इन्होंने माना था कि एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कुछ हो भी नहीं सकता है ना, जबकि जो है उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ था। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज़ 11.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 19.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या होगा? ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमको कितना स्पीड दें कि हम, मेरे ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन जो है वर्क ही नहीं कर पाए, या हम अर्थ का ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, तो उसका स्पीड कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, माने एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। ठीक है, तब जाके वो होता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है कि इतना मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट फर्दर प्रोपल्शन। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी निकलता कहाँ से है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 2 × G × M/R। जी क्या है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है। उसके बाद मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 मान लिए, 6 × 10⁻24, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6 × 10⁻6 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो इसको याद रखना है, 6 × 10⁻24 अप्रोक्सीमेशन, और 6 × 10⁻6 है रेडियस। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है मास ऑफ अर्थ क्या है, कितना है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए सेमी कंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली होल्स, नाइदर होल्स नॉर इलेक्ट्रॉन्स, या बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेमी कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड विल ऑल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा? ठीक है, तो मैंने कहा था कि रेड लिटमस को ब्लू में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना है रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया सॉल्यूशन है, विनेगर है, क्या होगा इसका आंसर सबसे पहले? ठीक है, तो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है एसिड। ठीक है, या फिर बेस, क्या बदलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, होगा, समझिएगा पहले, बेस होता है, रेड को ब्लू में बदलता है बेस। कैसे याद रखने के लिए मैंने बताया था कि BRB यानी बेस, रेड, ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इनमें चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों ही बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया सॉल्यूशन है, विनेगर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीच है, लेमन जूस, एसिटिक एसिड, अमोनिया सॉल्यूशन, या बेकिंग सोडा, ब्लीच, या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है विनेगर जो है एसिड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बात चला गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, तो ये बात चला गया। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिडिक एसिड था, तो ये भी बात हो गया। उसके बाद बाकी जो बचा, बेकिंग सोडा, ब्लीच, सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं भी जानते हैं तब भी आप इसका आंसर यही मारेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों तो एसिड है, बाकी इसमें एसिड नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, ब्लीच और सोडियम कार्बोनेट। बाकी बात करें, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, केमिकल नेम है। ब्लीच जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, और सोडियम कार्बोनेट जो है ये स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी हम लोगों ने जैसे कहा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स जो है क्या क्या चीज़ को प्रूव कर पाया था,
या क्या क्या थ्योरी एक्सप्लेन कर पाया था। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। इनका पहला स्टेटमेंट था कि एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल, एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये कहा है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो एटम्स जो है वो एटम्स डिविजिबल पार्टिकल है ऐसा तो नहीं बोला था, इसने कहा था कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। और अभी हम लोगों ने बात किया कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था, वही जो सेकंड स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही बतला रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत हो जाएगा। इफ़ u, g and h are initial velocity, gravitational acceleration and height respectively of an object falling under gravitational force, then its final velocity v can be obtained from v square minus u square बराबर 2gh, v square u square बराबर 2gh, v square plus u square बराबर 2gh, v square by u square बराबर 2gh। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो 3 इक्वेशन है उसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो ऑब्टेन करेंगे वो कैसे करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, या अगर h के जगह s होता, डिस्टेंस होता, तो वहाँ पे भी हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये जो है बॉडी जो है वो फ्री फॉलिंग है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे क्योंकि हाइट पे रखा हुआ है तो h हो जाएगा, अगर कहीं पे डिस्टेंस में रखा हुआ रहता तो वो s होता। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh या 2as। व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम विच पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन, पेट्रोलियम, कोक, बिटुमिन या फिर कोल टार। पेट्रोल और डीजल जो है ये कहाँ से मिलता है हम लोग को, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही हम लोग को पेट्रोल और डीजल मिलता है। ठीक है, बात करें कोक का, ठीक है, कोक जो है हम लोग को कोल से मिलता है। अगर कोयला को एब्सेंस ऑफ एयर में प्रोसेसिंग करते हैं तो कोक मिलता है। ठीक है, यानी कोक मिलेगा हम लोग को कोयला से। उसके बाद बिटुमिन की बात करें तो ये भी पेट्रोलियम से ही निकलता है बिटुमिन। कोल टार की बात करें तो ये भी कोल का यानी कोयला का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि कोल से हम लोग अगर कोक बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो कोल टार ही बनता है। ठीक है, तो बात करें पेट्रोलियम से कौन कौन सा चीज़ निकल रहा है हम लोगों से, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एविएशन फॉयल है, ये सारा पेट्रोलियम से ही आता है। द पॉइंट ऑफ सिस्टम वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज लीनियर एक्सलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी एंगुलर एक्सलेशन इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बोला गया कि एक पॉइंट सिस्टम का एक पॉइंट जहाँ पे आप अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो एक लीनियर एक्सलेशन होता है, ना कि एंगुलर एक्सलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे या सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी कि अगर वहाँ पे फोर्स लगाते हैं हम लोग तो वो लीनियर मूवमेंट करता है, ना कि एंगुलर एक्सलेशन करेगा। लीनियर एक्सलेशन करेगा, एंगुलर एक्सलेशन नहीं करेगा, वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, विच केमिकल इज यूज टू गिव कलर ग्रीन कलर टू फायर क्रैकर्स। ग्रीन कलर अगर हम लोग को चाहिए फायर क्रैकर्स में, मतलब जब पटाखा फूटता है तो अलग अलग रंग के रंग देखने को मिलता है हम लोग को पटाखों में, कलर में। ठीक है, मैंने जब पटाखा फूटता है तो कभी रेड दिखता है, कभी कुछ और कलर दिखता है। तो फायर क्रैकर्स में अगर हम लोग को ग्रीन कलर चाहिए तो क्या मिलाएंगे हम लोग, कौन सा केमिकल? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाता है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ग्रीन के लिए बेरियम क्लोराइड अगर ऐड करेंगे तो वो फायर क्रैकर्स में ग्रीन कलर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करें सोडियम। ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट अगर मिलाएंगे तो वो येलो कलर देगा। ठीक है, तो मैंने कैसे याद रखा था कि येलो कलर मतलब वाई बोले तो एस का नो। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट Na, सोडियम का क्या होता है Na होता है। ठीक है, तो यस का नो करके याद रखा था मैंने, येलो का Na। ठीक है, हाँ सोडियम नाइट्रेट है एक्चुअली। ठीक है, ऑरेंज कलर की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड, और रेड कलर अगर चाहिए डिस्प्ले में तो स्ट्रोंटियम कार्बोनेट चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर के लिए हम लोग को बेरियम क्लोराइड का ज़रूरत पड़ेगा, रेड कलर के लिए स्ट्रोंटियम कार्बोनेट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और येलो कलर के लिए सोडियम नाइट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड इज इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यूनिफॉर्म, वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट, या नन ऑफ द एबव। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितना होगा, क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड में जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन? 3, 6, 2 या 4? मीथेन जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? H बोले तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, when candle burns its size decrease, there is a melting of wax, flame and soot can be seen, melted wax also solidifies. From the observation, which of the following is correct? A is a physical change and others are chemical. C is a chemical, others are physical. A and B are physical and C and D are chemical. A, B, C are physical changes. ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे बोला गया कि जब कैंडल जलता है तो उसका साइज घटेगा। ठीक है, ये किस तरह का चेंज है? अगर उसका साइज घट रहा है, देयर इज़ अ मेल्टिंग ऑफ वैक्स मेल्ट करेगा, ये किस तरह का चेंज है? सी नंबर में बोला फ्लेम एंड सूट कैन बी सीन, है ना, धुआं वगैरह भी देखने को मिलेगा हम लोग को, आग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेल्टेड वैक्स ऑल्सो सॉलिडिफाइड, मेल्ट जो वैक्स है वो भी सॉलिडिफाई होगा। ये सारी जो है किस तरह का चेंज है? ए में किस तरह का चेंज आएगा, बी में किस तरह का चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें पूछा गया है। ठीक है, कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ ए केमिकल चेंज, यानी कि जो फ्लेम एंड सूट वो देखने को मिल रहा है हम लोग को, वो क्या है? फ्लेम मतलब आग का जो जलना है वो तो केमिकल चेंज है। और बाकी सब जो है, जैसे कैंडल का साइज छोटा हो रहा है ना, कैंडल मेल्ट हो रहा है, तो ये तो फिजिकल चेंज हो रहा है, मेल्ट होकर के फिर से वापस से ला सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, फिर मेल्टेड वैक्स ऑल्सो सॉलिडिफाइड, मैंने जो वैक्स जो है मेल्ट होकर के फिर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये सारी क्या है? फिजिकल चेंजेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम या ब्रोमीन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि साइज इसका बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट्स न्यूक्लियस एक्सर्ट ए पावर पुल ऑन शेयर्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्लोरीन का। ठीक है, when an object is kept at a distance of 20 cm in front of concave mirror, a real image is formed at the center of curvature of the mirror. Magnification produced by the mirror is -20, -1, -10 या -0.5। ठीक है, तो सबसे पहले नोट डाउन देखना है, ये चीज़ है हमारा कि कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 20 लिखा हुआ है ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो -20 हो जाएगा, u बराबर -20। अब रियल इमेज फॉर्म हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब याद करिए हम लोगों ने जब पढ़ा था कि इमेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता है
तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर है, ठीक है। ये ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब बनता है जब ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, कनकेव के केस में, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सुनिएगा। मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, ठीक है। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में u और v जो है, ठीक है। और एक चीज़ जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो v और u का वैल्यू सेम ही होगा और मैग्नीफिकेशन जो है -1 आएगा, ठीक है। -1 क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कनकेव मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है और सॉल्ट देता है, सॉल्ट और वाटर देता है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज सोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इन टू द पेज, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है, ये फिगर देख करके बताना है कि फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। टू द राइट लगेगा, टू द लेफ्ट लगेगा, आउट ऑफ द पेज लगेगा या इन टू द पेज लगेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ से इधर की ओर आ रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, इन टू द पेजेस हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो फोर्स जो लगेगा, ठीक है, वो किधर लगेगा, इनटू द पेज लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, An opaque object is placed in the path of light becomes very small. Light has tendency to bend around its edges. This phenomena is called polarization, interference, diffraction या refraction. ठीक है। तो बोला गया कि जब हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट के किसी स्मॉल छोटा होल से जब लाइट को गुजारते हैं, लाइट को पास करते हैं, तो वो आगे चल के ना थोड़ा सा फैल भी जाता है और बेंड भी हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। देखिए डिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा होल है, इससे आप अगर लाइट गुजार रहे हैं तो लाइट तो इतना ही पाथ तक फैलना चाहिए था, इतना ही, जितना वो गैप दिया हुआ है इतना ही पाथ तक फैलना चाहिए था। लेकिन आगे चल करके आप रोशनी को देखिएगा, ये थोड़ा सा बैंड हो जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस ले रहा है, यानी कि ज़्यादा स्पेस तक आपको रोशनी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जबकि इसका तो एरिया तो इतना ही तक था, ठीक है, इतना ही कि स्ट्रेट वे में देखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। जैसे ये देखे होंगे कि बादलों के थ्रू जो लाइट्स आ रहा होता है, तो बादल का मान लेते हैं, दो बादल के बीच में छोटा सा गैप है, तो उसी गैप में लाइट आना चाहिए था, उसी गैप से माने जितना गैप है उतना ही लाइट आना चाहिए था। लेकिन देखिएगा कि उतना से तो बादल के पास तो उतना से आ रहा है, लेकिन आगे आकर के फैल जाता है वो, ठीक है, वो लाइट फैल जाता है, यानी चारों तरफ पड़ता है, सीधे सीधे नहीं आ रहा है। इसी बैंडिंग को, इसी बैंड टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी लाइट,
तो रिजिड बॉडी अगर है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी ओनली होगा, आउटसाइड द बॉडी ओनली, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्या होगा? ठीक है, सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी के लिए जो है ये हो जाएगा, इनसाइड में भी लाई कर सकता है, आउटसाइड में भी लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उसका शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है। ठीक है, अब इनसाइड द बॉडी कब हो सकता है? जब वो उसका शेप जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर शेप सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है, जैसे कि स्फीयर हुआ, सॉलिड क्यूब हुआ, यूनिफॉर्म रॉड हुआ, तो इसका ना सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें होलो सरफेस है, कर्व सरफेस है, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसकी वजह से जो है आउटसाइड जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे होलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका जो चांसेस है वो बाहर में, जैसे और एग्जांपल सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड द बॉडी हो सकता है। द नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर मेटल, मिनरल और या फ्लक्स। अर्थ क्रस्ट में जो हम लोगों को इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है नेचुरली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो एक्चुअली अर्थ के क्रस्ट में ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि आयरन है, ठीक है, आयरन है, सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं हम लोग को? अर्थ क्रस्ट में मिलती है। ठीक है, सोडियम की बात करें, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो मेटल की बात करें तो मेटल जो निकलता है वो मिनरल्स से ही एक्सट्रैक्ट करके निकलता है। ठीक है, ओर की बात करें तो ओर क्या होता है? रॉक्स और मिनरल्स फ्रॉम विच वैल्यूएबल मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओर से ही हम लोग को और या फिर बोल सकते हैं कि मिनरल से ही जो है मेटल निकाले जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मिनरल, उसी मिनरल्स को और भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि उससे मेटल निकाले जा रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक केमिकल क्लीनिंग और प्यूरिफाइंग एजेंट है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम? The ratio of light, speed of light in medium to the speed of light in air. The product of speed of light in air is and speed of light in medium. The sum of speed of light in air and the sum of and the speed of light in medium. The ratio of speed of light in air to the speed of light in medium. क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो है बहुतों को पता होता है कि रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का रेशियो होता है। अब यहाँ पे रेशियो में दो ऑप्शन फंस जा रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो दो ऑप्शन फंसेंगे उसमें। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, या फिर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर ऐसा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होता है पहले? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेशियो ऑफ लाइट इन एयर, एयर बोले तो वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, जो एयर स्पीड ऑफ लाइट है एयर में या वैक्यूम में, डिवाइडेड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जिस मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उसका स्पीड, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है। ठीक है, दोनों का जब रेशियो लेते हैं वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? हाउ मच द लाइट स्लो डाउन व्हेन ट्रांजिशनिंग इनटू दैट मीडियम, मतलब लाइट कितना स्लो डाउन हो रहा है, ये चीज़ बतलाता है हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है CY/VO, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम या और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? वॉट, एम्पियर, जूल्स या वोल्ट? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो होगा? सी लेवल पे, पोल्स पे, इक्वेटर पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जीरो होता है वो होता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है, यू आर सराउंडेड बाय प्लैनेट्स मास इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में आप अलग अलग प्लैनेट्स के मास से घिरे हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो पुल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल है, फ्रॉम ऑल साइड इज़ इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, हर साइड से इक्वल और अपोजिट लग रहा होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पे कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। एक तो ये है। उसके बाद दूसरा, ये फार्मूला के थ्रू से अगर जाएँ मैथमेटिकली फार्मूला, तो वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है, डेप्थ है, ठीक है। तो जब डेप्थ बराबर जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा तो ये आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो है जी इंटू जी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। At a circular coil of 50 turn, each of radius 4 centimeter carries an unknown current. Due to this, magnetic field of magnitude 4 into 10 to the power minus 4 T is produced at the center of the coil. यानी ये टेस्ला है, ठीक है। Find the approximate value of the unknown current. Given mu नोट बराबर 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7, ठीक है, Tm पर एम्पियर। जैसा हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है मेरे पास, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, करंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है अननोन करंट है। उसके बाद म्यू नोट का वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 टू पावर 7 माइनस 7, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। आर क्या है, रेडियस है, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, और म्यू नोट जो है वो है दिया हुआ है यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 पावर 7, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बी का वैल्यू नहीं, बी तो पता है, हम लोग को आई निकालना है, तो इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, बी इंटू 2 आर अपॉन म्यू नोट इंटू ए आई। बाकी सब वैल्यू सब बैठाने के बाद हम लोग का जो रिजल्ट आया वो आया, क्योंकि पाई का वैल्यू 1.6 अपॉन पाई का वैल्यू 3.4 बैठाएंगे तो ये आता है 0.509, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.5 एम्पियर होगा ये, ठीक है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला को याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर होता है, ठीक है। In helium nucleus there is 2 positron 2 neutron, 2 proton 2 neutron, 2 proton 2 neutron और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस में जो है यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं, वो सी नंबर ऑप्शन मार के, ठीक है। यहाँ पे बोले हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके पास कितना कुछ होता है, ठीक है, तो वो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जबकि बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर काटता है ना, न्यूक्लियस में तो नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन सेल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। और बात करें कि जो प्रोटॉन है वही क्या बतलाता है, वही एटॉमिक नंबर बतलाता है। और एटॉमिक मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, कोल एंड सॉइल, पेट्रोलियम एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस एंड सनलाइट, क्या होगा। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो लिमिटेड वे में है, अगर उसका ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो वो जो है आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाएगा। नेचुरली है लेकिन वो ख़त्म होगा, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो कोयला, चलिए कोयला मान लेते हैं कि कोयला ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल भी है। लेकिन सॉइल तो ख़त्म नहीं हो रहा है, सॉइल तो जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्टेबल ये तो नहीं हुआ। उसके बाद पेट्रोलियम, हाँ बिल्कुल पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन वाटर तो नहीं है,
ठीक है। उसके बाद मिनरल्स जो है, मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स और वाइल्ड लाइफ। उसी तरह से नेचुरल गैस और सनलाइट। सनलाइट तो नहीं है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट नहीं आता, तो तीनों में एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम लोग हटा सकते हैं। तो एक बच गया सिर्फ कौन सा, मिनरल्स और वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा यही वाला सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। मिनरल्स वगैरह जो है भी है वो फिनाइट मटेरियल है, ठीक है, जिसको बनने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। अगर हम लोग जल्दी जल्दी यूज़ करते रहें तो उसका जो है मेकिंग देम एग्जॉस्टेबल है ना, वो जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ जो है आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जा रहा है अगर उसका सही तरह से प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा होगा, पोचिंग ज़्यादा होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से ये भी एग्जॉस्टेबल कैटेगरी में आ सकता है। द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू विस्कोसिटी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी ट्यूब एक छोटा सा ट्यूब है, उसमें जो लिक्विड का राइज हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है। अब जो कैपिलरिटी होती है वहाँ पे दो तरह का फोर्स लगता है, एक होता है एडेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है। तो एडेसिव फोर्स जो होता है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, यानी कि एक है लिक्विड मॉलिक्यूल, एक है दीवार का जो वॉल है उसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी दीवार के बीच में और लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो है एडेसिव फोर्स। ठीक है। लेकिन कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वो एक तरह का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, मतलब एक लिक्विड, वाटर का एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्शन है या जो फोर्स लगा रहा है उसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट्स होता है। ठीक है। तो बाकी कैपिलरी रिएक्शन देखे होंगे हम लोग। कैपिलरी रिएक्शन जो है ये दो तरह का होता है। ठीक है। ये मिनिस्कस बनाता है इस तरह का। ठीक है। ये इस तरह का मिनिस्कस बनाता है, डिपेंड करता है कि वो उसमें एडेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो एडेसिव फोर्स जो है सेम टाइप का मॉलिक्यूल में लगता है, और कोहेसिव जो है अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल में लगता है, माने फोर्स लगता है। ठीक है। देयर आर मेनी इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयला, पेट्रोलियम, है ना, कोल है, पेट्रोलियम ऑन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रोवाइड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन दैट कुड एलिवेट दीज इशूज। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है। तो बोला गया कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है कोयला, पेट्रोलियम, उसका ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काफ़ी बड़ा इम्प्लीकेशंस है। तो इसका क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज होना चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, दैट कुड एलिवेट दीज इशूज़। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज रिलायंस ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स को अपनाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एनर्जी इफिशिएंसी, मतलब एनर्जी इफिशिएंट जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके ये चीज़ हो पाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनमें से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द interface all lie in the same plane. The ratio of sine of incident angle to the sine of refracted angle is constant for that pair of media. When light travels from air या vacuum to a medium with velocity v, the refractive index of the medium can be written as mu is equal to c by v. क्या होगा, false इनमें खोजना है। कर लिया होगा आपने।
तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पहला वाला स्टेटमेंट, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रेवल करता है तो ये क्या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है या उल्टा होता है, ठीक है। अब बोला गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो सेम प्लेन में पे लाई करता है, बिल्कुल ये वाला तो सही है। उसके बाद जो स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज़ कांस्टेंट, दोनों जो है वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल ये भी सही है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अभी डिस्कस किए हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लाइट ट्रेवल्स इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, है ना। तो ये भी सही है, तो पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखिएगा, जब लाइट, पहले इसको समझिए, जब लाइट जो है रियर मीडियम से डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब हवा से पानी, पानी जो डेंसर हो गया, पानी ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो जो रेज़ है, ठीक है, जो रेज़ है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। रेज़ जो है ऐसे करके, ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है, मतलब रेयर से डेंसर में आता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर डेंसर टू रेयर आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, ये वाला केस है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब बोला क्या है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बोला है इधर, लेकिन हो क्या रहे हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ ए नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 200 ग्राम ऑफ बॉक्स विच इज एट रेस्ट, then how long will it take to raise its velocity to 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर नेट फोर्स लगा रहे हैं आप 5 न्यूटन का, ठीक है, 200 ग्राम बॉक्स पे जो कि रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी, आपको कितना टाइम लगेगा अगर आपको उसका वेलोसिटी 0 से 50 तक लेके जाना है तो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट पे था, माने 0 पे था, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 50 हो गया, तो कितना टाइम लगेगा। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला लगेगा न्यूटन्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा फार्मूला लगेगा कि हमारा टाइम आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि फोर्स दिया हुआ किधर गया, फोर्स दिया हुआ था 5 न्यूटन और मास दिया हुआ था कितना 200 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है, वजन दिया हुआ है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकल गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, u का वैल्यू 0, v का वैल्यू 50, और अभी जो है हम लोग का a का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। a कैसे निकाले, f/m करके इंटू टी, तो टी बराबर हो जाएगा 50/25 यानी कि 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड लगेगा उसको वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड करने में। देयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल कैन बी लिंक्ड विथ रिलेटिव डॉट डॉट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव, कोई भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बात करते हैं वो किस चीज़ पे देख के बात करते हैं, स्पीड पे, एक्सेलरेशन, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किस चीज़ से लिंक है। तो स्पीड से अभी हम लोगों ने बात किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो क्या चीज़ देख करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन किया, स्पीड देख के ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, there is difference between particles of matter, there is no force of attraction between particles of matter, the particles of matter move continuously in fluid or and air। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कोई भी मैटर का कोई भी पार्टिकल्स हो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता ही है, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लगता ही है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को बांध के रखता है कि
द फोर्स एक्ट लाइक ग्लू दैट होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर, इट्स स्ट्रेंथ डिटरमाइन वेदर, तो कितना एक दूसरे के बीच में फोर्स लग रहा है वही डिटरमाइन करता है कि वो जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, उसी से डिटरमाइन करते हैं हम लोग। जैसे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे था कि मैटर जो है वो मैटर जो बना होता है वो पार्टिकल से बना होता है, ये सही है। द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, डिफरेंसेस है ना, किसी मैटर का जो पार्टिकल्स होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो समझिए, जैसे कि मान लेते हैं डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्टिकल्स, अलग अलग जो सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल है वो तो अलग अलग है, वाटर का जो पार्टिकल है वो तो अलग अलग है, उसका साइज अलग है। ठीक है, उसका मास अलग है, एटम्स अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, इसलिए कौन सा गलत होगा, सी नंबर। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर फार्मूला C6H6 क्या होगा, मीथेन, बेंजीन, नेप्थलीन या साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो बन रहा है C6H6 वो होता है बेंजीन। ठीक है, क्योंकि मीथेन का फार्मूला CH4 होता है जो कि असाइक्लिक है, असाइक्लिक अल्केन है। ये है बेंजीन का फार्मूला। ठीक है, एक साइक्लिक बन रहा है, साइकिल। ठीक है, नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन जो होता है वो बाईसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। जैसा बेंजीन है वैसे ही उसके साथ और एक ठो अगर सेम ऐसा ही बना देंगे अटैच करते हुए, तो वो होता है C10H8। ठीक है, उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेंजीन की तरह ही दिखता है, बट यहाँ पे इसका और एक ठो क्या हो जाएगा, और एक ठो साइक्लिक बन जाएगा। साइक्लोपेंटेन नाम से ही पता चल रहा है, पेंटेन मतलब 5, और साइकिल बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है और पेंटेन बन रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। CH3 COOH, CH3 CH CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या होगा। ठीक है, तो सब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 4 ठो है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, सॉरी ब्यूटेन। प्रोपेन में 3 ठो होता है, ब्यूटेन में 4 ठो होता है। ठीक है, तो ये ब्यूटेन हो गया। ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, 2 ठो कार्बन है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद ये CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये मिथानोइक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड है। ठीक है, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो इसलिए एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एसिड का होता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना है हम लोग को कि अल्कोहल है माने इथानॉल है, ब्यूटेन है और क्लोरोफॉर्म भी है और एसिटिक एसिड है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, एसिटिक एसिड का, क्योंकि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल होगा तो उसको बॉयल करने में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज along the length of the conductor in the direction of current flow, along the length of the conductor in the direction opposite to the current flow, circular in a plane perpendicular to the conductor, circular in a plane parallel to the conductor। क्या होगा, ठीक है, तो बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा व्हेन इट क्लोज टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कौन सा, जो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है उसको समझना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल में क्या क्या कह रहा है। ठीक है,
एक तरफ करंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग को एक्सप्लेन करता है कौन? मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो सर्कुलर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए नेचुरल मैग्नेट? इनमें से कौन सा है जो कि नेचुरल मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, मैग्नेटाइड ऑफ लोड स्टोन है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है? ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो वो है मैग्नेटाइट ऑफ लोड स्टोन, ठीक है। जो मैग्नेटाइट हम लोग को मिला था नेचुरली वो था Fe3O4, ठीक है। ये नेचुरल मैग्नेट है जिसको मैग्नेटाइट ऑफ लोड स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी बात करें बार मैग्नेट या फिर हॉर्स मैग्नेट है, ये दोनों टेम्पररी या आर्टिफिशियल है, सॉरी टेम्पररी तो नहीं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट नहीं है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये करंट के थ्रू ही होता है, जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अगर करंट ऑफ हो गया तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद हो जाता है। What type of change take place when sugar is dissolved in water? Chemical, physical, chemical then physical, physical then chemical. जब हम लोग शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये किस तरह का चेंज है? ठीक है, तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, और इसको ये भी है कि और इसका जो केमिकल आइडेंटिटी है वो बदल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनाडियम इन V2O5? +2, +4, +3 या +5? ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2, या फिर ऐसे अगर नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो होता है -2, ठीक है। या तो ऐसे याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, या फिर ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 5 है, तो 1 पे -2 का चार्ज, तो 5 पे -10 का चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज होता है ना वो 0 होता है, किसी भी कंपाउंड में जो ओवरऑल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो V2O5 पे 0 करने के लिए, क्योंकि हम पहले ही बोले कि ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 10। ऑक्सीजन पे चार्ज 10 हो गया। अब टोटल को 0 करने के लिए या वेनाडियम पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वेनाडियम पे भी 10 करना पड़ेगा, तभी एक में -10 और एक में +10 मिल करके 0 बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास वेनेडियम का कितने एटम है? 2 एटम है, तो एक पे कितना हो जाएगा? एक पे कितना चार्ज हो जाएगा? +5 होना चाहिए, तब जाके हो जाएगा ये ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो ओवरऑल चार्ज जो है किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड पे वो 0 होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है ना, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, 5 ऑक्सीजन है तो 5 दूना 10, 10 चार्ज हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन पे। तो हमको वेनाडियम पे भी प्लस का 10 चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे -10 चार्ज है, ठीक है। तो 2 वेनाडियम है तो एक वेनाडियम पे कितना? +5 का चार्ज। A little candle 4.5 centimeter in size is located at 30 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 42 centimeter. Find the distance from the mirror. Should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ठीक है, तो बोला गया कि एक कैंडल है जिसका साइज़ दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ कैंडल दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। वो लोकेटेड है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट के साइज के साथ साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर है तो जो यू है होगा वो माइनस में 30 लिखा जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो भी माइनस में ही लिखा जाएगा कनकेव मिरर है तो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ,
तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी लोकेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। मतलब अगर हमको शार्प इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी लोकेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। शार्प इमेज अगर चाहिए तो हमको स्क्रीन कहाँ पे रखना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी लोकेटेड, स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी स्क्रीन पे हमको शार्प इमेज चाहिए तो स्क्रीन को मिरर से कितना दूर रखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि u भी नेगेटिव और r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर -42 दिया हुआ है, फोकल लेंथ की बात करें तो कितना आ जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/b + 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। क्योंकि हमारे पास 1/f और 1 या f और u का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ठीक है, पुट करके। और ये भी ध्यान में रखना है कि u को माइनस साइन के साथ लेना है, f को भी माइनस साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आएगा हमारा -3/220 आएगा 1/b का वैल्यू, ठीक है। अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 210/3, यानी कि माइनस में 70 आएगा। माइनस मतलब क्या इमेज इंडिकेट कर रहा है कि रियल इमेज बनेगा, ठीक है। रियल इमेज फॉर्म्स ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही जो इमेज फॉर्मेशन होगा उधर ही होगा, ठीक है। तो कम से कम ऑब्जेक्ट को हम लोग को स्क्रीन को कम से कम जो है वो 70 सेंटीमीटर दूर पे रखना पड़ेगा, ताकि जो है उसका इमेज जो है स्क्रीन पे बने। मेरा मिरर से कितना दूर रखना है स्क्रीन को, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने और एक चीज़ और, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो बहुत बार आपको कुछ ऐसे भी डेटा दिया हुआ रहेगा जिसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, तो उसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ये देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्लेलिस्ट, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।